नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। देखिए, आज की अपराध की घटना सुनाने से पहले, यानी आज के वाक़ये पर आने से पहले, मुझे पिछले एक हफ्ते में ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से होने वाले एक्सटॉर्शन, इसकी घटनाओं के संबंध में 3 मेल, बड़े मेल तो वैसे बहुत से आए जिन्होंने ये लिखा कि मेरे साथ भी हुआ, मेरे साथ भी हुआ, लेकिन पूरा घटनाक्रम भेजते हुए 3 अपने सुधी श्रोताओं ने मेल की है। मेल से ये समझ में आया कि जो हमारे सब्सक्राइबर या सुधी श्रोता थे, उनको तो इस प्रकरण की जानकारी थी, लेकिन उनके घर में उनके माता पिता को इस तरह होने वाले फ्रॉड की जानकारी नहीं थी, जिसके कारण वो इसका शिकार हुए। मैं आपको तीनों मेल पढ़ के सुनाता हूं और निवेदन करता हूं कि इस तरह से होने वाले फ्रॉड के संबंध में अपने सभी परिवार के सदस्यों को अवगत कराएं। पहले ही मेल आई पार्थ नरवाल, जो यमुनानगर हरियाणा से के रहने वाले हैं। इन्होंने अपना मोबाइल नंबर भी दिया है और ये बताया है कि हुडा सेक्टर 17 के हाउस नंबर 652 जगधरी में ये रहते हैं। मैंने इनसे पूछ लिया कि मैं इसके बारे में बताऊंगा। उन्होंने बिल्कुल कहा कि हाँ ज़रूर बताएं, ताकि और किसी के साथ ये घटना न हो। तो श्री पार्थ नरवाल लिखते हैं, आज यानी उसी दिन उन्होंने परेशान होकर ये मेल लिखी थी कि आज 20 मई 2024 को सुबह 9 बजे मेरी मदर के पास व्हाट्सएप कॉल आई। व्हाट्सएप कॉल करने वाले ने बोला कि आप संगीता बोल रही हैं, जसबीर सिंह की वाइफ। मम्मी ने बोला हाँ बोल रही हूँ। देखिए, एक बात तो ये समझिए कि आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपके बेटों का नाम, बेटियों का नाम, ये सारे नाम आपके वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया साइट से उठाए जाते हैं, क्योंकि इनका यही काम है। ये पूरी रिसर्च करते हैं। एक फेसबुक आईडी ली, उसमें देखा पोस्ट में दिया हुआ मेरी बहन फलां, मेरी माँ फलां, उनका बर्थडे, और कभी कभी तो अपने डिटेल्स में मदर्स नेम, फादर्स नेम, ब्रदर्स नेम, सिस्टर्स नेम, ये सब कुछ लिखा होता है। आप किसी न किसी सोशल मीडिया साइट में एक बार आपकी आईडी देखने के बाद आपके इंस्टाग्राम को वो एक्सेस कर लेंगे, आपके अगर दूसरे किसी साइट पर हैं वो एक्सेस कर लेंगे, और ये सारी जानकारी उनके पास आ जाएगी। और इसी जानकारी की वजह से उन्होंने पार्थ नरवाल के माता पिता का नाम जान लिया। उनसे पूछा फलां बोल रही हैं, आपके पति का नाम फलां? उन्होंने कहा मैं बोल रही हूँ। उनसे कहा कि आपका बेटा केशव नरवाल कहाँ है? मम्मी ने बोला कि वो चंडीगढ़ पढ़ाई करता है। उसने बोला, जो भी कॉल करने वाला व्यक्ति था, उसने बोला कि वो पढ़ाई नहीं करता। अच्छा, डीपी में एक पुलिस वाले की फ़ोटो लगी होगी, किसी भी, वो आप, एक ने तो मुझसे शिकायत की थी वेस्ट बंगाल से कि डीपी में आपकी फ़ोटो लगी हुई है। तो हमने कहा नंबर चेक करो किस नंबर से आया था। तो नंबर वही +92 पाकिस्तान के नंबर से, और या फिर किसी जो इंटरनेट कॉलिंग वाले नंबर होते हैं, किसी उस नंबर से ये लोग कॉल करते हैं। तो उसने कहा कि नहीं, पढ़ाई नहीं करता है, उसको हमने कल रात अरेस्ट कर रखा है, और केशव के साथ 4 लड़के और हैं। अब माँ के ऊपर क्या बीत रही होगी, क्योंकि उन्हें इस तरह के फ्रॉड की जानकारी नहीं थी। इनको हमने रेप केस में पकड़ा है, ये बहुत डर रहा है, अगर इसको बचाना चाहते हो तो बताओ। ये बात फ़ोन करने वाले ने पार्थ नरवाल की माँ से कहा। ये भी कहा कि अभी ये बचे हैं, सारा कैरियर खराब हो जाएगा, और केशव के फ़ोन पर फ़ोन मत करना, उसका फ़ोन हमारे सीनियर अफसर के पास है,
अगर आप फ़ोन करोगे तो एफआईआर भी हो जाएगी और अभी मीडिया भी आने वाली है। अब आप देखिए कितने शातिराना ढंग से कि अगर मदर ये चाहे कि हम फ़ोन काट के और बेटे को मिला के इस बात को पूछ लें कि भाई तुम किस केस में फंसे हो, कहाँ हो, उसने कहा फ़ोन मत करना, हमारे सीनियर के पास उसका नंबर है, अगर उनको ये पता लग गया कि आपकी जानकारी में है तो फ़ौरन एफआईआर कराने का आदेश करेंगे। और जब एक बार एफआईआर हो जाएगी तो फिर मीडिया आएगी, मीडिया में चलेगा, उसकी फ़ोटो चलेगी, नाम चलेगा, दुनिया भर की बातें बताएं। फिर अगर अपने बच्चे को एफआईआर से बचाना चाहते हो तो 50,000 सेंड करो। मम्मी ने बोला कि मेरी बात करवाओ, उन्होंने एक रोते हुए लड़के से बात करवाई जो बोल रहा था कि मम्मी बचा लो, मुझे ये बहुत मार रहे हैं, और वो आवाज़ बिल्कुल केशव की थी। आप समझ सकते हैं कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेटेड उसी बच्चे की आवाज़ थी। तो और वो बिल्कुल केशव जैसी ही आवाज़ में मम्मी से रो रहा था। तो मम्मी ने बोला कि मैं आपको 5 मिनट बाद फ़ोन करती हूँ, मुझे चक्कर आ रहा है, पानी पीना है। उसने बोला कि फ़ोन मत काट देना, फ़ोन चलते चलते पानी पी लो, फ़ोन मत काट देना। लेकिन मेरी मम्मी ने फ़ोन काट कर पापा को फ़ोन किया, सारी बात बताई उनको। पापा ने मेरे भाई केशव को कॉल किया, यानी मम्मी पापा के उस बेटे को जिसके बारे में वो कह रहे थे कि मैंने अरेस्ट कर रखा है। केशव को कॉल किया तो वो सो रहा था, सुबह 9 बजे की बात है, उसने फ़ोन नहीं उठाया। फिर पापा ने मुझे कॉल की, ऐसे ऐसे फ़ोन आया है, केशव फ़ोन नहीं उठा रहा है, उसके फ्रेंड को फ़ोन कर जो उसके साथ हॉस्टल में रूम पार्टनर है। चूँकि इनको पार्थ नरवाल को पूरी बात पता थी, हमारे बहुत रेगुलर श्रोता हैं, बहुत ही सुधी श्रोता हैं, बड़े पुराने सब्सक्राइबर हैं, इन्होंने वो देख रखा था जो एपिसोड है, इसलिए उन्होंने फ़ौरन कहा कि बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है और ये सब फ्रॉड है, ये आजकल बहुत चल रहा है। लेकिन चूंकि इन्होंने किस्सा कोई 967 देख रखा था तो उन्होंने पापा को बोला कि पैसे मत भेजना, ये फेक कॉल है। जब मैंने केशव के फ्रेंड को फ़ोन किया जो उसका रूम पार्टनर है तो उसने बोला कि केशव तो यहीं सोया हुआ है। फिर केशव से बात कराई तो पार्थ आगे लिखते हैं कि सर मेरे फादर बिजनेसमैन हैं, कमीशन एजेंट हैं, अनाज मंडी मुस्तफ़ाबाद यमुना नगर और में वो यही काम करते हैं और उनका हम लोगों की अपनी खेती बाड़ी भी है। दूसरा फ़ोन दूसरी मेल जो आई है वो भी 16/5 का इंसिडेंट है। वो लिखते हैं कि सर आई एम अमन तिवारी, रेजिडेंट ऑफ इटावा उत्तर प्रदेश। ये भी हमारे अमन के नाम से भी आपने आईडी देखी होगी, बहुत ही पुराने हमारे श्रोता हैं, सुधी श्रोता हैं। उन्होंने लिखा कि हम आपके सभी एपिसोड सुनते हैं और मेरी पत्नी भी आपकी एपिसोड सुनती हैं और बाद में जो आप आज की घटना के बारे में बताते हैं वो हम दोनों ही लोग बहुत अच्छी तरह सुनते हैं और डिस्कस भी करते हैं। 16/5/24 को ये लिखते हैं अमन तिवारी कि 16/5/24 को मॉर्निंग में वो अलीगढ़ इटावा से रवाना हुए। इनके फादर भी उनके साथ आ रहे थे और जैसे ही वो अलीगढ़ पहुँचे अमन तिवारी, उन्होंने अपनी पत्नी को फ़ोन किया और कहा कि मैं ऑफिस सेफली पहुंच गया हूं और थोड़ी देर बाद मैं बिज़ी हो जाऊंगा, मेरी एक लंबी जूम मीटिंग है। उस मीटिंग के दरमियान उनकी मदर की कॉल आई, लेकिन चूंकि वो मीटिंग में थे, थोड़ी देर पहले से घर वालों से बात हुई थी, उन्होंने फ़ोन
डिस्कनेक्ट कर दिया और मैसेज व्हाट्सएप पर किया कि मैं मीटिंग में बिजी हूँ और जैसे ही खाली होता हूँ फ़ोन करूँगा। दरअसल हुआ ये था कि उनको एक कॉल आई और उसने कहा कि योर सन हैज़ मर्डर्ड अ गर्ल, तुम्हारे बेटे अमन तिवारी ने एक लड़की की हत्या कर दी है और मर्डर्ड अ गर्ल, वी हैव कॉट हिम फ्रॉम स्टेशन, मैंने उसको स्टेशन से पकड़ा है। इफ़ यू गिव अस ₹40,000 देन आई विल गेट योर सन्स नेम रिमूव्ड फ्रॉम FIR। अब देखिए, दोनों ही जगह मदर फादर टारगेट किए गए, दोनों ही जगह बच्चों को इसकी जानकारी थी, किस्सा कोई सुनते थे, लेकिन शायद इन्होंने अपने घर वालों से इस तरह की ट्रिक या इस तरह के जो एक्सटॉर्शन है या इस तरह की घटनाओं के बारे में जानकारी शेयर नहीं की थी। घर में माताजी इनकी इतनी फ्राइटेंड हो गई कि उन्होंने तुरंत अपने चचेरे भाई से बात की, 40,000 रुपये ट्रांसफ़र किया और फिर अपने फ़ोन से जो भी ऐप था उनका, उससे 40,000 रुपये उस आदमी को ट्रांसफ़र कर दिया। जब मीटिंग से खाली होने के बाद 2 कॉल के बारे में उन्होंने अपने फादर और मदर से बात की तो उन्होंने कहा कि तुम क्या, पुलिस ने तुमको पकड़ रखा था? बोले मैं मीटिंग में था, मैंने मैसेज भी किया था कि मैं जूम मीटिंग में हूँ। बोले तो फ़ोन उठाना चाहिए था। इस तरह से कॉल आई थी, ये बताया था कि तुमको स्टेशन से पकड़ा गया है और तुमने एक लड़की की हत्या की है। तुम्हारी आवाज़ से उन्होंने बात भी करा दी कि बेटे से बात कर लो। तब आगे लिखते हैं अमन तिवारी कि he was very nervous, she was very nervous, then I understood the whole matter. Perhaps I am blaming myself for the fact that if I have received the call, this might not have happened. तो इन्होंने भी ये रिक्वेस्ट की है कि किस्सा गोई के सभी अपने जो सुधी श्रोता हैं उनको ये ज़रूर बताया जाए कि अपने घर में माँ बाप को, बड़े भाई को या जो भी घर का सदस्य है, माँ को, भाभी हैं तो उनको, सबको ब्रीफ कर दिया जाए कि इस तरह की कॉल फेक कॉल हैं, इसमें हेस्ट में कोई डिसीज़न न लें। तीसरी घटना हुई श्री जतीन्द्र कुमार के साथ। उन्होंने ये तो नहीं लिखा कि उनके साथ हुई, उन्होंने ये लिखा है कि क्या एपिसोड 967 के जो कल्प्रिट्स हैं वो पकड़े गए। फिर उन्होंने लिखा मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरे एक सीनियर के साथ एग्जैक्टली यही हुआ है। उन्होंने कुछ पॉइंट्स भी लिखे हैं। उन्होंने लिखा कि जैसा आपने बताया था, ही गॉट व्हाट्सएप कॉल फ्रॉम इंटरनेशनल नंबर। हमारे उन सीनियर को एक इंटरनेशनल नंबर से व्हाट्सएप कॉल आई। वॉइस विच ही हर्ड फ्रॉम अदर साइड रिजेंबल्स विद हिज सन। उसमें भी उनके बेटे के रेप में फंसने की बात बताई, बेटे से बात कराई जो कि दो उसी सिटी में, उसी शहर में पढ़ता था, लेकिन आवाज़ बिल्कुल सेम थी। वो आदमी अपने आप को SHO बता रहा था, DP में उसकी फ़ोटो भी लगी थी। और बहुत ज़्यादा बातचीत करने पर मेरे सीनियर ने उसे 30,000 रुपये उसके दिए हुए नंबर पर ट्रांसफ़र कर दिए। श्री जतीन्द्र कुमार लिखते हैं कि सीरियस इश्यूज़ जो हैं उसमें कि वाइल ही वॉज टॉकिंग टू फ्रॉडस्टर, मदर ट्राइड टू कॉल हिज सन्स फोन फ्रॉम नंबर, कॉल डिड नॉट कनेक्टेड। देखिए, ये वो कहते हैं कि क्या इसमें भी कोई ट्रिक है? इसमें कोई ट्रिक नहीं है। सामान्य रूप से ये लोग उस समय फ़ोन करते हैं जब पहले तो कोशिश करते हैं कि फ़ोन सामने वाला डिसकनेक्ट ना करे। इसको टेक्निकली आजकल डिजिटल अरेस्ट कहते हैं। और इससे भी बड़े फ्रॉडस्टर जो वीडियो कॉल पे खुद आते हैं, अपने आप को CBI या IB का अधिकारी बताते हैं और ये कहते हैं कि आपका आधार नंबर ये है, आपके आधार पर आधार नंबर के थ्रू
एक पार्सल एयरपोर्ट पर पकड़ा गया है। उसमें बहुत बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ हैं, उसमें ड्रग्स हैं, और हमें ये देखना है कि आपके अकाउंट में इस काम के बदले किसने पैसा ट्रांसफ़र किया है। लेकिन इस बीच में वो किसी भी कीमत पे फ़ोन काटने नहीं देते। एक मामले में तो करीब 11 घंटे तक उस महिला को डिजिटल अरेस्ट या साइबर अरेस्ट किया गया। आप कहेंगे कि नहीं नहीं हमने कोई पैसा नहीं लिया। नहीं नहीं, आप अपना पहले अकाउंट नंबर बताइए। आप मरता क्या न करता अकाउंट नंबर बताएंगे, आप अपना आधार नंबर बताएंगे, और फिर धीरे धीरे उससे, और यही मामला यहाँ हुआ था लखनऊ में जो मैंने जिक्र किया था, जिसमें 82 लाख रुपए मेडिकल कॉलेज के एक प्रोफेसर से इन ठगों ने ठग लिए। दूसरा, वो कहते हैं कि वंस मनी ट्रांसफर्ड इमीडिएटली कॉल गॉट डिस्कनेक्टेड एंड सन वॉज स्लीपिंग इन हिज हॉस्टल। Parents has confirmed this by making video call. This fraudster has not switched off his number. It is still working. अब वो इंटरनेशनल नंबर से था। आप साइबर क्राइम को जब बताएंगे, साइबर क्राइम उसको ट्रैक करेगी, तभी ये पता, साइबर क्राइम के लोग ट्रैक करेंगे, तभी ये पता लगेगा कि किस रूट के थ्रू ये कॉल रूट की गई है। खैर, जितेंद्र कुमार जी ने आगे भी लिखा है, उनकी नाराज़गी पुलिस से है कि वो अभी तक फ़ोन अपना चला रहा है, पुलिस उसे पकड़ के हमारा पैसा क्यों नहीं वसूल कर पा रही, मतलब उनके सीनियर का पैसा। लेकिन प्रोसेस बहुत लंबी है। साइबर क्राइम में जो कॉल्स डाइवर्ट होके किस इंटरनेशनल गेटवे से आ रहे हैं या किस आईपी एड्रेस में उसकी स्टैंपिंग हुई है, ये थोड़ा सा कठिन काम है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, समय लगता है। और जितेंद्र जी, जतेंद्र कुमार जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आपने साइबर क्राइम वालों को अप्रोच किया होगा तो आप ये मान के चलिए कि सब आइडेंटिफाई हो जाएंगे और हो सकता है आपका पैसा भी वापस मिल जाए। मैंने सोचा कि आज आपको एक बार फिर से, चूँकि ये तीनों, वैसे तो करीब 12 लोगों ने ये हमको, किसी ने इनबॉक्स में, किसी ने छोटे से मैसेज में, किसी ने मेरे व्हाट्सएप मैसेज पे, कि सर या तो ये लिखा कि बच गए, या फिर ये लिखा कि मेरे फादर से मेरे नाम पे या मुझे मेरे अरेस्ट होने के नाम पे 50,000 60,000। देखिए, 50,000 से ऊपर, 50,000 की लिमिट होती है इसमें जो आपके ऐप होते हैं, ऐप से ट्रांसफ़र की, जैसे भीम ऐप है, या ये है फ़ोन पे है, गूगल है, तो इनकी 50,000 की लिमिट है। वो 50,000 की बात करते हैं 50, 40, 30 में, उसके बाद सब सिस्टम अपना समेट के चले जाते हैं, आप उनको ढूंढते रह जाते हैं। तो कृपा करके घर के सभी सदस्यों को ये बताएं, सभी को। और अब तो बहुत ढेर सारी एडवाइजरीज आ रही हैं, तमाम शॉर्ट रील्स लोग बना के, मैं परसों या नरसों ही देख रहा था, एक रील में पिता को ये फ़ोन आया कि तुम्हारा बेटा अरेस्ट है और उसने रेप किया है। बेटा उनके बगल में बैठा था, तो वो भी अपना पूछने लगे कि बेटे से बात नहीं करोगे? उसने कहा हाँ बात करा दीजिए। दूसरी तरफ से रोते हुए उसकी आवाज़, वो बगल में बैठा हुआ जिस बेटे की बात कर रहे हैं, कि मुझे मारेंगे, ये मुझे बहुत मार रहे हैं, मुझे, आप पापा मुझको छुड़वा लीजिए, मेरा कैरियर ख़राब हो जाएगा। बेटा भी हंस रहा है, पिता भी हंस रहा है। और फिर उसने कहा कि तुम घबराए नहीं। उसने कहा आप तुमको जो करना हो करो भाई, उसको बंद कर दो। वो भी समझ गया और फिर फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। ये एक रील इंस्टा पर मैंने देखी है। चलिए आज के वाक़ये पर आते हैं कि ये बात छिबरा मऊ, उत्तर प्रदेश में कन्नौज ज़िले का एक थाना है। छिबरा मऊ कोतवाली के करीमुल्ला गांव में 21 मई, यानी ये घटना भी हालिया है, हाल फिलहाल की है, 21 मई 2024 को रात करीब 1 बजे कंट्रोल रूम और थाने पर ये सूचना आई कि गांव में बीडीओ साहब की, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बीडीओ साहब की हत्या हो गई है। आनन फानन में पुलिस पहुंची, पूरा गांव इकट्ठा था और वहां पर पता लगा कि बीडीओ साहब की गला काट कर हत्या की गई है। वहां बीडीओ साहब के बड़े लड़के सिद्धार्थ
और छोटे लड़के अमन, इन दोनों ने गांव वालों के सहयोग से एक लड़की और एक लड़के को पकड़ रखा था। लड़की वीडियो साहब की अपनी लड़की थी, पापा की परी थी, और सिद्धार्थ की अपनी बहन थी और उसका प्रेमी था। नाम लेना ठीक इसलिए नहीं है कि दोनों ही नाबालिग थे। दोनों ही सिकंदरपुर कस्बे के एक इंटरमीडिएट कॉलेज में एक क्लास में यानी 12th में पढ़ते थे। दोनों पकड़ गए। गांव वालों ने थू थू की। गांव वालों ने कहा कि ऐसे औलाद से तो औलाद न रहे वही अच्छा है। बहरहाल डिटेल में उसकी जानकारी की गई। तो 17 वर्षीय बेटी ने बहुत चौंकाने वाली बातें बताई। उसने ये बताया कि मेरा और इसका कलीमुल्लापुर गांव से आधा किलोमीटर की दूरी पर उस किशोर का, नाबालिग लड़के का भी घर था। दोनों लगभग साल भर से एक दूसरे से प्रेम संबंध में थे और यही वजह है कि 11वीं में दोनों हाई स्कूल में यानी 10th में दोनों के अच्छे नंबर आए थे, लेकिन 11वीं में दोनों बड़ी मुश्किल से पास हुए थे और इस समय 12वीं में पढ़ रहे थे। लड़की ने बताया कि हमारे इसके प्रेम संबंधों की बात मेरे बड़े भाई सिद्धार्थ को पता लग गई। उसने माँ बाप को बताया। हमको जो मोबाइल दिया गया था वो रख लिया गया कि अब तुम मोबाइल जब बात करोगी किसी न किसी के सामने बात करोगी और उसके बाद फिर स्कूल जब जाओगी तो मोबाइल घर में रहेगा, लौट के आओगी तब मिलेगा। इस बात से वो बहुत बेचैन हो गई कि मोबाइल हमारा रखवा लिया गया। फिर जब वो मोबाइल छोड़ के चली गई तो डिलीटेड आइटम भी रिसाइकिल बिन में से उसके भाई सिद्धार्थ ने पढ़ लिए। लौट के आई तो फिर उसकी अच्छी मजम्मत की गई घर वालों ने। फिर ये तय हुआ कि अब सिद्धार्थ या अमन में से कोई स्कूल ले जाएगा और फिर स्कूल से इसको ले आएगा। फिर एक दिन इनकी कॉपी में से एक प्रेम पत्र मिल गया लड़की की, इस किशोरी की, नाबालिग बच्ची की। इनका एक प्रेम पत्र, यानी जब मोबाइल निकल गया या मोबाइल हट गया हाथ से, एक ही क्लास के एक ही सेक्शन में थे तो चिट्ठियों का आदान प्रदान होने लगा। बड़ा भाई सिद्धार्थ गया वहाँ इनके क्लास टीचर से मिला और ये कहा कि साहब इनको दूर दूर बिठाइए और अपनी सूचना भी बताई और ये भी कहा कि इस पे नज़र रखिए। वहाँ भी फिर एक आगे की सीट पर एक पीछे की सीट पर बैठाया जाने लगा। वो भी स्कोप ख़त्म हो गया। तब इसने प्लान करके इस लड़की ने मारना इसको अपने भाई सिद्धार्थ को था, क्योंकि सारी पाबंदियां और सारी दिक्कतें इसके भाई ने पैदा की थी। और हर बार जब कहीं न कहीं से इसकी जैसे चैट पकड़ी गई, जैसे चिट्ठी पकड़ी गई, जैसे कहीं बात करते हुए ये लोग कहीं पर आने के रास्ते और जाने के रास्ते में किसी को दिखाई पड़ गए तो इसका भाई सिद्धार्थ उस पर तंज कसता था और सख्त पाबंदियां लगाता था। मैंने बताया कि इसीलिए 23-24 में 11वीं की परीक्षा बहुत औसत अंकों से प्राप्त की थी। अच्छा, दोनों में बैकग्राउंड में बड़ा अंतर था। दोनों अलग अलग जाति के थे। लड़की के पिता बीडीओ थे, सरकारी नौकर थे और घर का रहन सहन बहुत अच्छा था। भाई बहन सब बहुत अच्छे कपड़ों में, वाहन से चलते थे। और लड़के के पिता साधारण किसान थे, खेती बाड़ी करके अपना भरण पोषण किया करते थे। फिर यह हुआ कि एक दिन इसने अपने प्रेमी से, लड़की ने, पापा की परी ने अपने प्रेमी से ये कहा कि मुझे नींद नहीं आ रही पिछले कई दिनों से, घर वालों के इस प्रताड़ना से मैं सो नहीं पा रही हूँ, मुझे नींद की गोलियां लाकर दे दो। उसने 10 गोलियां लाकर इसको दे दी। पहले इसने आलू बैंगन की सब्जी और रोटी जिस दिन बनाई उस दिन उसमें से 4 गोलियां उसने मिलाकर आलू बैंगन की सब्जी में दे दिया। रात भर ये देखती रही कि गहरी नींद में सोए कि नहीं सोए, हाथ कुछ हुआ, पैर कुछ हुआ, लेकिन समहाउ ये इस इम्प्रेशन में रही कि ये सोए नहीं हैं, इस समय अपना कार्यक्रम करना खतरे से खाली नहीं है। फिर उसने उससे बताया कि भाई 10 गोलियां और ले आओ।
4-5 दिन बाद वो 10 गोलियां और ले आया। सराय प्रयाग के एक मेडिकल स्टोर से दोबारा वो 10 गोलियां लाकर उसने दे दी उस लड़की को। अब की बार उसने पूरा 10 ये और 6 जो पहले बची थी 16 गोलियां इसकी सब्जी में मिलाकर घर वालों को दे दी। सारे के सारे सो गए, सारे के सारे सो गए। उसके बाद सोने के बाद इसने चाकू से, आरी से, चाकू नहीं आरी से, आरी से अपने पिताजी की गर्दन पर आरी चलाकर ये टेस्ट किया कि गोली का असर हुआ कि नहीं हुआ। आरी वो लोहे वाली आरी घर में पड़ी हुई थी और 2 बार में चलाया, घाव ज़्यादा हो गया, पिताजी वहीं हलाक हो गए। उसको ये लग गया कि पूरा असर किया मेरी गोली ने। लेकिन जिस समय वो आरी चला रही थी उस समय जुबान तो चलती है, चोट हो चाहे वो जितने भी नशे में आदमी हो, एकदम ही टुन्न हो तो नहीं कह सकते, लेकिन चाहे जितना तंद्रा में हो, निद्रा में हो, मुंह से आवाज़ निकलती है। आरी चलाते समय जो आवाज़ निकली उससे बड़े भाई सिद्धार्थ की नींद के गोलियों के प्रभाव में वो भी बहुत था, लेकिन उसकी नींद उखड़ गई, जिसे कहते हैं टूट गई। और पिता के ऊपर आरी से ये ट्राई करने के बाद हथौड़ा लेकर वो सिद्धार्थ के कमरे में दाखिल हुई और जैसे ही उसने हथौड़े से सिद्धार्थ को मारने का प्रयास किया, नींद उसकी टूटी हुई थी, उसे आहट हो गई कि कोई बगल में आया हुआ है। वो वहाँ से उठकर भाग गया, बाहर से दरवाज़ा बंद कर लिया। प्रेमी वहीं बाहर मिल गया और ये जो बहन थी वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। हल्ला गुल्ला हुआ, गांव के लोग आ गए और बहन को भी पकड़ लिया गया। अगर पहले ही इसने कोशिश की होती, मतलब देखिए टेस्ट किस पे किया, बाप पे। मारना चाहती थी भाई को। बहरहाल भाई, चूंकि बाप को पहले ट्राई किया गया और बाप ने बिल्कुल उसके मुंह से चीख निकली और उसकी नींद टूटी और वो बच गया। हत्याकांड के बाद हिरासत में मौजूद प्रेमी युगल के चेहरों पे किसी प्रकार का तनाव या पछतावा नहीं था। सबसे खराब बात इस पूरी घटना में ये है, दोनों पुलिसकर्मियों के सामने ऐसे पेश आ रहे थे जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं। घटना पूरी बताई, समय बताया, औजार बरामद हो गया, खून के सारे खून सने कपड़े सब कुछ बरामद हो गया, लेकिन फिर भी वो अपना बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना, बेलौस थे दोनों पुलिस के सामने। पुलिस अभिरक्षा में प्रेमी 6 घंटे की नींद सोया हवालात में। अब आप इससे अंदाज लगाइए कितने बेखौफ थे। सोकर उठा तो कहा कि मुझे केला खाना है। हत्या आरोपी था, पुलिस वालों ने उसे खाने के लिए उपलब्ध कराए और उसने केला खाया। और लड़की के चेहरे के हाव भाव से भी यही लग रहा था कि उसे किसी बात का पछतावा नहीं है, किसी तरह का पछतावा नहीं है। हत्याकांड की सूचना पे जो एसपी हैं कन्नौज के, अमित कुमार आनंद, वो भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने अलग अलग बिंदुओं पे जांच की। फॉरेंसिक टीम ने रात भर घटनास्थल का निरीक्षण करके तमाम इलेक्ट्रॉनिक और फॉरेंसिक साक्ष्य जुटा लिए हैं। दोनों को जेल भेजा जा रहा है, कल शायद भेजे गए होंगे। आज की घटना, दोनों नाबालिग प्यार में इतने अंधे कि सारे रिश्ते तार तार कर दिए। बाप बाप न रहा, भाई भाई न रहा। दोनों के पास मोबाइल फ़ोन। अब आप जान ही रहे हैं कि मोबाइल में जाने के बाद एक अलग दुनिया में होते हैं, एक नए ग्रह पर लैंड करते हैं। वहाँ बाप भी नहीं होता, माँ नहीं होती, भाई नहीं होते, बहन नहीं होते, टीचर नहीं होते, कोई नहीं होता। बस यही 2 लोग होते हैं जो मोबाइल में घुस गए, जो मोबाइल में जिन्होंने एंट्री कर ली।
वहीं इनका स्विट्ज़रलैंड है, वहीं इनका हांगकांग है, वहीं इनका बैंकॉक है। तो ये दोनों उसमें घुसे मोबाइल की दुनिया में। लाड़ प्यार में माँ बाप पहली डिमांड में बच्चों को मोबाइल दे देते हैं। पहली डिमांड में थोड़ा सा आए, इधर उधर की बातें की, और ये वाला होमवर्क मोबाइल पर आता है, ये टीचर मोबाइल पर भेजती हैं, ये टीचर मोबाइल पर भेजते हैं, और बिना मोबाइल के तो हम पास भी नहीं हो पाएंगे। ये बिल्कुल एक लाइन का ये रटी रटाई बात है। और जब ये होता है कि पास ही नहीं हो पाएंगे तो भाई मोबाइल ले लो। मोबाइल दे दिया गया उनको, और कभी ये चेक नहीं करते माँ बाप कि आखिरकार इस मोबाइल में हो क्या रहा है, कहाँ कहाँ पींगे मारी जा रही हैं, कहाँ कहाँ ये इसका यूज़ मिसयूज़ हो रहा है। बड़ा भाई जो सिद्धार्थ था, वो भी चूँकि हम उम्र था, वो भी मोबाइल की कमी बेसी जानता होगा। उसने बहन के व्यवहार में परिवर्तन पर ध्यान दिया, मोबाइल छीन लिया, और फिर जब उसको उसके लॉक वॉक तोड़ के उसने देखा कि ये तो बड़ी गजब की चैट चल रही है इन लोगों की, फ़ौरन उसने मोबाइल घर पर रखवा लिया। कॉलेज छोड़ने और लेने के लिए कोई न कोई भाई साथ में जाने लगा। तो जब मोबाइल नहीं मिला तो वहीं चिट्ठियाँ लिखकर दी जाने लगीं, और उधर से भी चिट्ठियाँ मिलने लगीं। एक दिन स्कूल की कॉपी में चिट्ठी भी मिल गई। मतलब आप समझिए कि प्रेमी युगल ये डाल डाल और परिवार वाले पात पात। रोज कॉपी चेक होने लगी। पहले बस्ता रखते ही दोनों भाइयों में से कोई भाई सारी कॉपियां कवर उतार के चेक करने लगे। स्कूल के सिवा कहीं जाने पर प्रतिबंध लग गया। भाई क्लास टीचर से भी जाकर मिला। अलग अलग लाइन में बिठाए जाने लगे। क्लास में आगे पीछे जब बैठने की आदत थी इन लोगों की, या तो वो आगे या ये आगे, आगे पीछे बैठे हैं, पीछे से इशारा कर रहे हैं, नीचे से चिट्ठी पहुंचा रहे हैं। क्लास टीचर को बताया गया तो उसने बिल्कुल एक अंतिम सीट पर, एक पहली सीट पर, ये भी इनका स्कोप खत्म कर दिया। तब उस समय वो अकुलाहट हुई कि अपने इस भाई को दुनिया से विदा करो। प्यार का सबसे बड़ा दुश्मन यही है। और 2 बार में नींद की गोली टेस्ट की गई। पहली बार शायद ये शंका हुई कि असर नहीं कर रही है या असर नहीं किया। दोबारा जब उसको लग गया कि असर किया, तो नींद की गोली में सोए कि नहीं सोए ये टेस्ट करने के लिए वो लोहे वाली आरी, जिसे लोहा काटा जाता है, छड़ काटी जाती है, वो बाप की गर्दन पर टेस्ट की गई। और उस आवाज से या उस चिहुक से भाई की नींद में खलल हुआ, और जैसे ही उसके सिर पे हथौड़ा बजने वाला था वो उठकर भाग गया। कोई कितनी भी नींद में हो, नशे में हो, अगर मृत्यु सामने दिखाई पड़ जाए तो नशा काफूर हो जाता है, नींद भाग जाती है, मौत का भय ऐसा होता है। उसको लगा कि हथौड़ा लेके सामने दिख रही है, सिर पे मारेगी, भाग खड़ा हुआ। मतलब आज तो हद ही हो गई। प्यार की इतनी इंटेंसिटी, वो भी इस एज में, बहुत थोड़ी एज में, ये रेयर है। इम्पॉसिबल तो नहीं है, ये ऐसे केसेस मैंने भी जो सुनाए हैं रेयर हैं, बहुत रेयर हैं, लेकिन हैं। फिलहाल आप सबको, किस्सा गोई परिवार के भी सभी सुधी श्रोताओं को ये ध्यान देने की बात है कि बच्चों को जब आप मोबाइल दें तो उन्हें ये डर तो थोड़ा सा बना ही रहे कि माँ बाप कभी भी हमारा मोबाइल चेक कर सकते हैं। 10 दिन, 4-6 दिन, बहुत ज़्यादा पीछा करने से फिर दूसरे तरीके निकाल लेंगे, लेकिन कभी कभार चेक जरूर कर लें। ये कौन दोस्त है, मेरी बात कराओ, इसके बहुत कॉल आए हैं, रात में 11 बजे इसकी कॉल आई है, क्या बात थी, कौन सी ज़रूरी पढ़ाई की बात थी, मेरी बात कराओ। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे उनके अंदर थोड़ा सा ये रहेगा कि कभी मेरी मदर या मेरे फादर इसको चेक भी कर सकते हैं। अगर ये नहीं करेंगे आप तो ये वही होगा कि बंदर के हाथ में अस्तूरा मिल गया, तो वो कहावत सही हो जाएगी।
या तो वो अपने को काटेगा बंदर या मालिक को काटेगा। तो बंदर के हाथ में अस्तूरा मत पकड़ाइए, वरना कोई न कोई घायल होगा, नुकसान होगा। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।